गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों पर आपसे चर्चा की। हमने आपको बताया कि थायराइड ग्रंथि से मुख्यतः 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। नंबर 1 T3 हार्मोन, नंबर 2 T4 हार्मोन और नंबर 3 कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन। T3 हार्मोन जो होता है ये आयोडीन से बना होता है। यह अधिक सक्रिय हार्मोन होता है। इसका पूरा नाम है ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन। देखिए, T3 जो हार्मोन होता है यह थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन का लगभग 10% भाग का निर्माण करता है। देखिए, T4 हार्मोन टेट्राआयोडोथायरोनिन हार्मोन, यह आयोडीन और थायरोसिन हार्मोन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और यह कम मात्रा में सक्रिय होता है। यह थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का लगभग 60 से लेकर के 65% भाग का निर्माण करता है। मैंने आपको बताया T3 और T4 हार्मोन के संयोजन से थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन आपको बताया है कि थायराइड ग्रंथि के अंदर C प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। उन C प्रकार की कोशिकाओं से कैल्सीटोनिन हार्मोन का निर्माण होता है। ये कैल्सीटोनिन हार्मोन मानव के शरीर के अंदर अस्थियों के विघटन को रोकने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अस्थियों के विघटन को रोकने का काम करता है। दूसरा कार्य मैंने आपको बताया कि कैल्सीटोनिन जो हार्मोन होता है वह मनुष्य के अंदर मूत्र उत्सर्जन की क्रिया के दौरान कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाने में क्या होता है, सहायक होता है। कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके बाद हमने आपको थायराइड ग्रंथि के कार्यों पर आपसे चर्चा की, फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्रंथि। हमने आपको बताया कि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो आधारीय उपापचयी क्रियाओं को बढ़ाती है, जिससे ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, थायराइड जो ग्रंथि होती है वो दूसरा कार्य होता है कि एंजाइमों के निर्माण में सहायक होती है, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया में सहायक होती है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायक होती है तथा तंत्रिकाओं की क्रियाओं को बढ़ाने में क्या होती है, सहायक होती है। तीसरा मैंने बताया कि कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं, शीत रुधिर जंतु होते हैं, उन जंतुओं के अंदर परासरण नियमन और निर्मोचन की क्रिया के अंदर क्या होता है, ये सहायक होते हैं। चौथा मैंने आपको बताया तंत्रिका जो स्राव होता है उसमें एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की क्रिया विधि को बनाए रखने के अंदर ये क्या होता है, सहायक होता है। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था कि थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावन से होने वाले रोग। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावण से होने वाले रोगों पर हमने पहला रोग की आपसे चर्चा की थी, जिसका नाम था जड़ वामनता रोग या अवटु वामनता रोग, जिसको क्रेटिनिज्म के नाम से जाना जाता है। क्रेटिनिज्म के नाम से जाना जाता है। हमने आपको बताया कि बच्चों के अंदर क्या है, जब थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बच्चों के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा जब कम हो जाती है तो उनके अंदर BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारीय उपापचयी जो दर होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। आधारीय उपापचयी दर कम होने पर उन बच्चों के अंदर, ठीक है, उनकी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं जो होती हैं, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के साथ साथ उनकी जो वृद्धि होती है वो मंद हो जाती है। ऐसे बच्चे बौने हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर जननांग जो होते हैं वो कम विकसित होते हैं और उन बच्चों के अंदर क्या है, वो बच्चे ज्यादातर कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, जड़ वामनता रोग है। आज हम उसी क्रम में आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं कि थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावन से होने वाले रोग, जिनमें एक रोग हमने आपको कल पढ़ाया था। आज हम उस दूसरे रोग पर हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के ऊपर।
सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 12th। Lesson number 29 is going on continue here, chemical coordination in human। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, या हम बोल सकते हैं हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए, थायराइड ग्रंथि के अल्पस्रावन से होने वाले रोग, ठीक है, थायराइड ग्रंथि के अल्पस्रावन से पहला रोग हमने पढ़ लिया था जड़ वामनता या अवाटु वामनता, जिसको क्रेटिनिज्म के नाम से जाना जाता है। दूसरा रोग है जिस पर हम आज आपसे बात करेंगे, अवाटु अल्पक्रियता, अवाटु अल्पक्रियता, या इसका दूसरा नाम है मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, इसका दूसरा नाम है मिक्सिडीमा। इंग्लिश में भी मैंने लिखा है मिक्सिडीमा और हिंदी में भी लिखा है मिक्सिडीमा। देखिए, अवाटु अल्पक्रियता जो रोग होता है वो मनुष्यों के अंदर कब होता है? जब मनुष्य अडल्ट अवस्था में होता है, प्रौढ़ अवस्था के अंदर होता है। मनुष्य जब अडल्ट अवस्था में होता है तो उनके अंदर क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन का अल्पस्रावन होता है। अडल्ट अवस्था में, युवा अवस्था में थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का जब अल्पस्रावन होता है तो मनुष्यों में मिक्सिडीमा रोग या अवाटु अल्पक्रियता रोग हो जाता है। देखिए, युवा अवस्था में जब थायरोक्सिन हार्मोन का अल्पस्रावन होता है तो ऐसी अवस्था में उन युवा व्यक्तियों के अंदर बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। आधारीय उपापचयी क्रियाएं या आधारीय उपापचयी दर कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। आधारीय उपापचयी दर जब कम होती है तो उनमें जड़ वामनता के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। जड़ वामनता मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे मनुष्यों का आकार बौना होता है। दूसरा मैंने बताया उनकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, मंद हो जाती है। दूसरा आपको मैंने बताया उनके जननांग कैसे हो जाते हैं? कम विकसित हो जाते हैं। वो व्यक्ति कैसे हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो इस अवाटु अल्पक्रियता के अंदर भी उस युवा अवस्था के अंदर कौन सा रोग हो जाता है? जड़ वामनता रोग उत्पन्न हो जाता है। और जड़ वामनता के साथ साथ उस व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के लक्षण भी हमें देखने के लिए क्या है, मिलते हैं। उस व्यक्ति की त्वचा कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। त्वचा कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। तो स्किन कैसी हो जाती है? थिक भी हो जाती है और कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। ठीक है, अवाटु अल्पक्रियता के अंदर जड़ वामनता के साथ साथ मनुष्य की स्किन, त्वचा जो होती है वो मोटी भी हो जाती है और कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। बाल क्या है? उनके झड़ने लग जाते हैं। बाल क्या होते हैं? उन व्यक्तियों के जो बाल होते हैं वो झड़ने लग जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। तीसरा है उन व्यक्तियों की याददाश्त जो होती है, स्मरण शक्ति होती है, मेमोरी पावर होती है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। स्मरण शक्ति कैसी होती है? कमजोर हो जाती है। ठीक है, और आपको बता दें उनके अंदर जनन क्षमता में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो स्मरण शक्ति कैसी हो जाती है? क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और आपको सबसे अंत में बता दिया जनन क्षमता में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो अवाटु अल्पक्रियता रोग में क्या है? युवा व्यक्तियों के अंदर, युवा मनुष्यों के अंदर होता है थायरोक्सिन हार्मोन का अल्पस्रावन होने से होता है, जिससे आधारीय उपापचयी दर कम हो जाती है। इस स्थिति में उनमें जड़ वामनता रोग हो जाता है। जड़ वामनता रोग के लक्षण मैं पहले बता चुका हूं कि शारीरिक और मानसिक रूप से उनकी वृद्धि मंद हो जाती है। बच्चे या वो व्यक्ति बौने होते हैं। ठीक है, बौने नहीं होते हैं तो क्योंकि अडल्ट अवस्था में हो रहा है, इसलिए बौने के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके अंदर जो जनन अंग होते हैं वो कम विकसित होते हैं या फिर क्या होते हैं, उनके अंदर बंधता उत्पन्न हो जाती है। उनकी त्वचा मोटी हो जाती है या पीली पड़ जाती है। उनके बाल हैं वो झड़ने लग जाते हैं। स्मरण शक्ति क्या हो जाती है? क्षीण होने लगती है, कमजोर होने लग जाती है और जनन क्षमता में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है।
देखिए ऐसे रोगों का निजात, इस प्रकार के रोगों से निजात पाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। या हम कह सकते हैं ऐसे मनुष्यों को भोजन के अंदर आयोडीन युक्त भोजन का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। भोजन में आयोडीन की मात्रा क्या होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में अगर होगी तो ऐसे मनुष्यों को आसानी से क्या है, उनके अंदर इस रोग के अल्प स्राव से मुक्ति पाई जा सकती है और इस रोग से उनका क्या हो सकता है, उनको निजात मिल सकती है। देखिए दूसरा रोग हो गया अवैटो अल्पक्रियाता। तीसरा होता है गलगंड या घेंगा रोग। गलगंड या घेंगा रोग जिसको हम गाइटर डिजीज के नाम से जाना जाता है, गाइटर डिजीज, GOITER। देखिए गाइटर डिजीज क्या है, गलगंड रोग क्या है, घेंगा रोग क्या है। आपने देखा होगा कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है, उन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अंदर ये गलगंड रोग जो होता है वो सर्वाधिक रूप से होता है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके जल के अंदर, उनके पानी के अंदर आयोडीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, या कम नहीं होती है तो आयोडीन का बिल्कुल अभाव होता है। पहाड़ी क्षेत्र के जल में, पानी के अंदर क्या है, आयोडीन का अभाव होता है और अभाव होने के कारण उन मनुष्यों की थायराइड जो ग्रंथि होती है वो फूल करके क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। फूल करके क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है और उनके जो गर्दन होती है वो क्या हो जाती है, फूल करके कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। गर्दन उनकी फूल करके कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। इस रोग का निवारण करने के लिए मनुष्य को आयोडीन युक्त भोजन का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। और आपको मैं बता दूं ये गलगंड या घेंगा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से ही यह रोग होता है। गलगंड या घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो गलगंड या घेंगा रोग मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सर्वाधिक रूप से होता है और इस क्षेत्र के लोग जो होते हैं, जो जल का सेवन करते हैं, उस जल के अंदर आयोडीन का अभाव होता है, ठीक है, जिससे उनकी थायराइड ग्रंथि कैसी हो जाती है, फूल करके बड़ी हो जाती है, गर्दन क्या है, फूल करके मोटी हो जाती है, ठीक है। इस रोग का उपचार करने के लिए मनुष्य को आयोडीन युक्त भोजन का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि गलगंड या घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो गलगंड या घेंगा रोग मुख्य रूप से आयोडीन की कमी से होता है। ये तीन प्रकार के रोग हमने आपको पढ़ा दिए हैं, किसके अंदर, थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावन से होने वाले रोग। और चौथा हम रोग बात कर रहे हैं हाशिमोटो रोग। ये सबसे खतरनाक रोग होता है हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग या इसका एक उपनाम भी है जिसको हम बोलते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। सुसाइड ऑफ थायराइड, थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या के नाम से भी इसे क्या है, जाना जाता है, थायराइड की आत्महत्या, सुसाइड ऑफ थायराइड, दैट इज नोन एज हाशिमोटो रोग। तो हाशिमोटो रोग में थायराइड ग्रंथि क्या होती है, आत्महत्या करती है। कैसे करती है उस पर बात करते हैं। आपको बता दें हाशिमोटो रोग होता है वह एक स्व प्रतिरक्षी रोग होता है। कैसा रोग होता है हाशिमोटो रोग, एक स्व प्रतिरक्षी रोग होता है। यह रोग आपको पता है थायरोक्सिन, जिन मनुष्यों में थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो वे व्यक्ति क्या करते हैं, इस रोग से थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्रावन को सामान्य बनाने के लिए उपचार लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, औषधियां लेते हैं, अर्थात वो अल्प स्रावन का क्या कराते हैं, उपचार कराते हैं। और अल्प स्रावन का जब उपचार कराते हैं तो वो दवाइयां, औषधियां क्या है, उनके द्वारा ली जाती है, ठीक है। जब दवाई और औषधियां जब उनके द्वारा ली जाती है तो वो एंटीजन की तरह क्या है, पहचानी जाती है। अब वो एंटीजन के रूप में उनके शरीर के अंदर जाती है। तो जब एंटीजन उनके अंदर जाएगा दवाई के रूप में, तो वहां पे मानव के शरीर में एंटीजन के विरुद्ध क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। एंटीजन के विरुद्ध क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। और एंटीबॉडीज बनने के कारण ये एंटीबॉडी क्या करती है, थायराइड ग्रंथि को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है। सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है।
एक बार मैं फिर दोबारा से समझा रहा हूं, हाशिमोटो रोग। भाई मनुष्यों के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का क्या होता है, अल्प स्रावन होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा जब कम हो जाती है, अल्प हो जाती है, तो वो मनुष्य उस थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावन से, ठीक है, अल्प स्रावन का उपचार कराने के लिए दवाइयां लेते हैं, औषधियां लेते हैं, और औषधियां जो होती है वो एंटीजन के रूप में उनके शरीर के द्वारा पहचान ली जाती है, और उन एंटीजन के विरुद्ध उस मानव के शरीर के द्वारा एंटीबॉडीज का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, ठीक है। और एंटीजन के विरुद्ध जो एंटीबॉडीज बनती है वो क्या करती है, वो एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है, इसलिए इसे सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी उसे क्या है, कहा जाता है। देखिए अब बात करते हैं थायराइड ग्रंथि के अतिस्राव से होने वाले रोग। 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 अतिस्राव से होने वाले रोग। देखिए थायराइड ग्रंथि के अतिस्राव से कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए मनुष्य में जब थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव अधिक होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव जब अधिक हो जाता है, जब मनुष्य के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव अधिक हो जाता है, तो उनके अंदर क्या होता है, आधारीय उपापचयी दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। आधारीय उपापचयी दर कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। और आधारीय उपापचयी दर जब अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि मनुष्य के शरीर के अंदर हार्ट बीट जो होती है, हृदय की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। हार्ट बीट जो होती है या हृदय की जो गति होती है, हृदय की धड़कन जो होती है, हृदय स्पंदन होता है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक तो क्या है कि थायरोक्सिन हार्मोन का जब अधिक स्राव होगा तो उपापचयी दर बढ़ेगी, साथ में हृदय की धड़कन क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। मनुष्य का स्वभाव कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। उनके हाथ पैरों में क्या लगने लगती है, कपकपी लगने लगती है, या कपकपाहट सी लगती है उनके अंदर, और उनके शरीर में क्या आने लगता है, पसीना आने लगता है। इस प्रकार के लक्षण हमें थायराइड ग्रंथि के अतिस्राव से क्या है, थायराइड ग्रंथि के अतिस्राव के अंदर ये लक्षण क्या है, देखे जा सकते हैं। तो थायराइड ग्रंथि के अतिस्राव से मानव के शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। मैंने बताया कि थायरोक्सिन हार्मोन का जब अत्यधिक स्राव होता है तो मानव के अंदर आधारीय उपापचयी दर अधिक हो जाती है, हृदय स्पंदन की दर कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। मनुष्य का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, शरीर के अंदर क्या आने लग जाता है, पसीने आने लग जाते हैं। मानव का शरीर के जो हाथ पैर होते हैं, या मानव के जो हाथ पैर होते हैं, उनमें कपकपाहट के ऐसे लक्षण क्या है, दिखाई देने लगते हैं। ये सारे लक्षण थायराइड ग्रंथि के अतिस्राव के कारण उत्पन्न होते हैं। देखिए थायराइड ग्रंथि का जब अतिस्राव होता है तो मानव में कौन कौन से रोग होते हैं। पहला मैं बता रहा हूं एक्सोप्थेल्मिक गाइटर डिजीज, ठीक है, एक्सोप्थेल्मिक गाइटर डिजीज, जिसको बोलते हैं हिंदी में नेत्रोत्संधि रोग। नेत्रोत्संधि रोग के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब मनुष्य में, मैं आपको बता दूं, जब मनुष्य के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा, जब मनुष्य के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाए या थायरोक्सिन हार्मोन का अधिक स्राव होने लगे, जब मनुष्य के शरीर के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कैसा होने लगे, अधिक होने लगे, तो थायरोक्सिन हार्मोन का अधिक स्राव जब होता है
तो मैंने आपको बताया कि मनुष्य के अंदर आधारीय उपापचयी दर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। आधारीय उपापचयी दर कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। और आधारीय उपापचयी दर जब अधिक हो जाती है तो मनुष्य का जो नेत्र होता है, उस नेत्र में क्या होता है, नेत्र गोलक होता है। तो मनुष्य का जो नेत्र गोलक के नीचे क्या होती है, श्लेष्मा होती है। मनुष्य के नेत्र गोलक के अंदर क्या होती है, श्लेष्मा होती है। मनुष्य के नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्मा का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। दोबारा सुन लीजिए, जब मनुष्य में थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है तो उनमें आधारीय उपापचयी दर कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। आधारीय उपापचयी दर जब अधिक हो जाती है तो मनुष्य के नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्मा का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्मा का जमाव हो जाता है, जिससे उनके नेत्र क्या होते हैं, बाहर की ओर निकले हुए हमें कैसे होते हैं, प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र बाहर की ओर निकले हुए दिखाई देते हैं या निकले हुए हमें प्रतीत होते हैं। और ऐसा हमें दिखाई देता है कि वह व्यक्ति या उसकी आंखें हमें कैसे दिखाई देती है, घूरती हुई नजर आती है, या ऐसी आंखें कैसी होती है, घूरती हुई क्या है, दिखाई देती है। इस प्रकार के रोग को क्या कहा जाता है, नेत्रोंत सैंधी रोग के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। तो नेत्रोंत सैंधी रोग मैंने आपको बता दिया है कि जब मनुष्य में थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है तो आधारीय उपापचयी दर कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। आधारीय उपापचयी दर जब अधिक हो जाती है तो नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्मा का जमाव हो जाता है, जिससे नेत्र क्या होते हैं, बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं। और ऐसी आंखें हमें कैसे दिखाई देती है, घूरती हुई दिखाई देती है या घूरती हुई हमें प्रतीत होती है। देखिए, इसके बाद हम दूसरा रोग की हम बात कर रहे हैं, ग्रेवी रोग के बारे में। देखिए, ग्रेवी रोग क्या है, ये ग्रेवी रोग के अंदर भी क्या है कि जब मनुष्य के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा अधिक होने का आधारीय उपापचयी दर कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। आधारीय उपापचयी दर जब अधिक हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि के फूल जाने की, थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, फूल जाती है। और थायराइड ग्रंथि के फूलने की अवस्था को ही हम ग्रेवी रोग कहते हैं। थायराइड ग्रंथि के फूलने की अवस्था को ही, थायराइड ग्रंथि के फूलने की अवस्था को ही, फूलने की अवस्था को ही क्या कहा जाता है, ग्रेवी रोग कहा जाता है। तो ग्रेवी रोग समझ आ गया होगा कि थायराइड ग्रंथि के फूलने की अवस्था को क्या कहा जाता है, ग्रेवी रोग कहा जाता है। नेक्स्ट तीसरा प्रकार का रोग है पिलूमर रोग, पिलूमर। देखिए, पिलूमर रोग कौन सा होता है, इस पर हम आपसे बात करते हैं। देखिए, थायराइड, ऐसे मनुष्यों में जब थायरॉक्सिन हार्मोन का अधिक स्राव होता है तो उनमें आधारीय उपापचयी दर कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। और आधारीय उपापचयी दर जब अधिक हो जाती है तो थायराइड जो ग्रंथि होती है उसमें जगह जगह क्या बन जाती हैं, गांठें बन जाती है। थायराइड ग्रंथि के अंदर जगह जगह गांठें बन जाती है। इस प्रकार के रोग को ही पिलूमर रोग कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि पिलूमर रोग किसे कहते हैं, तो सीधे भाषा में हम बोले तो पिलूमर रोग क्या है कि थायराइड ग्रंथि के अंदर जगह जगह गांठों के बनने की क्रिया को, गांठों के बनने की क्रिया को या गांठ बन जाए उसे क्या कहा जाता है, पिलूमर रोग कहा जाता है। तो हमने लिख दिया थायराइड ग्रंथि में जगह जगह गांठ बन जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पिलूमर रोग कहा जाता है। तो पिलूमर रोग आपके समझ आ गया होगा कि थायराइड ग्रंथि में जगह जगह अगर गांठ बन जाए तो उसे पिलूमर रोग कहते हैं। देखिए, आज हमने आपसे जो चर्चा की है वो थायराइड ग्रंथि के अल्पस्राव और अतिस्राव होने पर मानव के शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। यहां पर आपने देखा कि अल्पस्राव से 4 प्रकार के रोग होते हैं, जड़वामंत रोग, मिक्सिडीमा रोग, गलगंड रोग, हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग इंपॉर्टेंट डिजीज है। थायराइड ग्रंथि के अतिस्राव से 3 रोग होते हैं, नेत्रोन सैनी रोग, ग्रेवी रोग और पिलूमर रोग। ये 3 प्रकार के, टोटल आपको बता दूं 7 प्रकार के रोग यहां पर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। मैं आपको बता दूं
जिन मनुष्यों के अंदर थायराइड ग्रंथि का अल्प स्राव होता है, तो अल्प स्राव से जितने भी होने वाले रोग होते हैं उन रोगों का निवारण करने के लिए ऐसे रोगी व्यक्तियों को यदि आयोडीन युक्त भोजन दिया जाए, ठीक है, तो उन मनुष्यों को थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावन से बहुत ही जल्दी क्या है, निजात दिलाई जा सकती है, या उन व्यक्तियों के अंदर थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावन का जल्दी से निवारण किया जा सकता है। ठीक है, देखिए कल हम पैराथायराइड ग्रंथि पर बात करेंगे और पीनियल ग्रंथि पर बात करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।